हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारे रेशो एनालिसिस बीकॉम फाइनल ईयर में आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में इंक्लूड किया गया है और बीकॉम सेकंड ईयर के लिए ईएफएम का पेपर सेकंड जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 61 है एमआर अग्रवाल की बुक से। और क्वेश्चन की जो डिटेल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जीपी जो आपको दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट वो 20% ऑफ सेल्स दिया गया है 90,000। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो दी गई है वो आपको 75,000 दी गई है। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स आपको जो दी गई है वो 80% दी गई है। जो क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स है वो आपको 80% क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो अब करेंगे। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जीपी जो आपको दिया गया है 20% ऑफ सेल्स वो 90,000 है। शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको गिवन है 75,000। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80% गिवन है। और टोटल असेट्स टर्नओवर जो है वो है 3 टाइम्स। ये सेल्स पे बेस्ड है, ब्रैकेट में जो सेल्स लिखा है इसका मतलब ये किस पे बेस्ड है, ये सेल्स पे बेस्ड है। और टोटल असेट्स टर्नओवर है, इसका आंसर 3 टाइम्स है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर जो आपको दिया है इसके ब्रैकेट में लिखा है COGS, मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे बेस्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं हम, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल पे बेस्ड है और ये 8 टाइम्स है। ACP का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ACP का मतलब है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये ACP का जो मतलब है मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के नाम से आपको दिया गया है 360 डेज। पूरे साल में कितने दिन मानने हैं आपको, 360 दिन मानने हैं, 360 डेज इन ए ईयर। और इसका जो आंसर है वो है 18 डेज आपको दिया गया है। करंट रेशो आपका 1.6 है, यानी कि आप इसको 1.6:1 भी कह सकते हैं। करंट रेशो का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, C/CL होता है, यानी कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आगे देखते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी आपको दिया हुआ है 40%। आपको एक रेशो और दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी, ये 40%। अब आपको इससे एक बैलेंस शीट बनानी है जो क्वेश्चन में गिवन है, और बैलेंस शीट में आपको इन सब चीज़ों को पता लगाना है। कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। करंट लायबिलिटीज आपको पता लगानी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये CL है, CL का मतलब करंट लायबिलिटीज आपको पता लगानी है। LL का मतलब आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पता लगाना है। इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी आपको गिवन है 75,000, तो इसे तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे आपको जो ऑनर इक्विटी पता करनी है वो है 75,000। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देख लेते हैं कि ऑनर्स इक्विटी 75,000 है, बाकी सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में पता लगानी है। कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री और फिक्स असेट्स। इधर करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पता लगाना है। और क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम सेल्स का पता कर सकते हैं कैसे, कि GP अपॉन सेल्स इंटू 100, ये फार्मूला होता है GP अपॉन सेल्स इंटू 100, ये GP का फार्मूला होता है, GP रेशो। अब यहाँ पे अगर GP रेशो देखा जाए तो हमारे पास है 20/100, बिल्कुल। अब GP हमारे पास है, क्वेश्चन में आपको GP दिया हुआ है 90,000 अपॉन सेल्स। अब यहाँ पे आपको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पे 20%, भाई 20% है तो 20/100 ले लिया है, इसलिए इसको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मालूम चलेगा 20 सेल्स हो जाएगा, 20 को सेल्स से इंटू करेंगे तो, और 90 इंटू 100 करेंगे। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सेल्स इक्वल टू हो जाएगा 90,000 इंटू 100/20। 20 से 100 को आप 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, और 5 को 90 से इंटू करेंगे तो 4,50,000, ये आपकी सेल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आप नेट सेल का पता कर सकते हैं कि आपकी जो नेट सेल होगी वो होगी 4,50,000। जब आपने ये पता कर ली तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो 4,50,000 है, ताकि आगे अगर किसी क्वेश्चन में काम आए तो आप इस तरीके से। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, GP रेशो का जो फार्मूला होता है, GP रेशो का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, हम जो काम में लेते हैं वो नेट सेल लेते हैं, और नेट सेल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करने के बाद जो सेल्स आएगी उसे हम नेट सेल कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 90,000, नेट सेल
आपको गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नेट सेल लिख दीजिए इज इक्वल टू जीपी रेशो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 20%, तो उसको आपने लिखा 20/100। अब आपको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपने 100 अपॉन में लगा लिया है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 100 हो जाएगा ये, और सेल्स को जब आप 20 से इंटू करेंगे तो ये 20 सेल्स हो जाएगा। सेल्स की वैल्यू पता करनी हो तो 20 अपॉन में आ जाएगा, तो 90,000 × 100/20, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेल्स बराबर 4,50,000। तो इस तरीके से आप सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, 4,50,000। अब जब आपको सेल्स पता चल गई तो हमारे फर्स्ट जो रेशो था ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड में तो कुछ कंप्लीट करना नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, शेयर होल्डर इक्विटी 75,000। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स ये हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको कैलकुलेट करने के लिए अब सेल्स हमें मालूम है 450 हो गई, ये हमने साइड में लिख दी है। अब हम इसमें पता लगाते हैं क्रेडिट सेल्स कितनी है और कैश सेल कितनी है। तो देखिए टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला होता है, टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम काम में लेते हैं कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे कैश सेल्स अगर हमारे पास देखा जाए या टोटल सेल्स देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल सेल्स आएगी वो होगी 4,50,000 थी हमारे पास कैश टोटल सेल्स। अब कैश सेल और टोटल सेल्स इन दोनों का रेशो दे रखा है कि कैश सेल जो क्रेडिट सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 80% है। भाई यहाँ पे दे रखा है कि टोटल सेल्स का 80% है, तो फॉर्मूला हम वही काम में ले सकते हैं, क्रेडिट सेल्स अपॉन टोटल सेल्स। फर्स्ट अपॉन सेकंड फॉर्मूला बताया था मैंने, तो ये फर्स्ट ये अपॉन सेकंड। आपको प्रीवियस क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने आपको उसमें बताया था फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे क्रेडिट सेल्स है, सेकंड जो टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे इसका रेशो दिया हुआ है 80%, यानी कि 80/100। परसेंटेज में इसको इसी तरह लेते हैं 80/100। अब क्रेडिट सेल्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू हम पता लगा लेंगे। टोटल सेल्स हमने पता कर ली, टोटल सेल्स हमारे पास 4,50,000 थी, तो इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और 80/100 है तो ये 80/100 रेशो आ जाएगा हमारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 से और क्रेडिट सेल्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, और 4,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। अब क्रेडिट सेल्स की वैल्यू पता करनी है तो क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, और 4,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब आप क्रेडिट सेल्स की वैल्यू को इजीली पता कर सकते हैं। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 4,500 × 80, तो 4,500 × 80 करेंगे आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3,60,000, यानी कि इसमें से 3,60,000 जो है वो क्रेडिट सेल्स है। जो आपकी 4,50,000 थी वो टोटल सेल्स थी, इसमें से आपने क्रेडिट सेल्स का पता लगा लिया 3,60,000 रुपये, यानी कि 3,60,000 आपकी क्रेडिट सेल्स है। तो आप टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स 450 थी आपकी टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आपने कैलकुलेट कर ली 360, तो अब आप टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स माइनस कर दीजिए, जो बचेगी वो आपकी कैश सेल हो जाती है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपकी टोटल सेल्स है 4,50,000। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम कि आपकी जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स 4,50,000 है, क्रेडिट सेल्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है तो इसको लेस कर दीजिए आप, क्रेडिट सेल्स 3,60,000। तो जो 90,000 आपके बच गई है इसको हम कैश सेल कहेंगे, यानी कि ये आपने जो गुड्स सेल किया है वो आपने कैश के अगेंस्ट किया है। तो इस तरीके से कैश सेल, क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं रफ में, ताकि हमें याद रहे, जब भी ज़रूरत पड़े हम यहाँ से डेटा ले सकें। तो कैश सेल आपकी हो जाती है 90,000 और क्रेडिट सेल्स जो आपकी होगी वो हो जाती है 3,60,000। तो इस तरीके से आप क्रेडिट सेल्स पता कर चुके हैं। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो अभी तक एक भी वैल्यू नहीं आई है आपके पास, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्रेडिट सेल्स पता कर चुके हैं। ये हो गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब
आगे देखते हैं कि और कौन सा रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उनको ध्यान में रखना होगा हमें कि हम कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। सेल्स निकाल चुके हैं, कैश सेल निकाल चुके हैं और क्रेडिट सेल्स निकाल चुके हैं। अब इसने कहा टोटल असेट्स टर्नओवर। तो टोटल असेट्स टर्नओवर का जो फॉर्मूला था मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, टोटल असेट्स टर्नओवर। टर्नओवर का जो मतलब है आप हमेशा याद रखिए, ये होता है सेल्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका नेट सेल। नेट सेल का मतलब टोटल सेल्स। तो नेट सेल लीजिए, अपॉन में आप लिखिए टोटल असेट्स। भाई टोटल असेट्स टर्नओवर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब नेट असेट्स अपॉन टोटल असेट्स, आप फॉर्मूला लिख देंगे इसका। अब नेट सेल देखी जाए तो हमारे पास 4,50,000 थी। टोटल असेट्स हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन में आप देखिए आपको 3 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि 3/1। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल असेट्स से और 4,50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4,50,000 होगा। और आप 3 को टोटल असेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टोटल असेट्स होगा। तो इस तरीके से आप टोटल असेट्स की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टोटल असेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाई 3 और टोटल असेट्स आ जाएगी डिवाइड करने के बाद आपकी 1,50,000। 4,50,000 में आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो 4,50,000 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 ये टोटल असेट्स होगी। जैसे ही आपकी टोटल असेट्स आ गई आप बैलेंस शीट में वैल्यू मेंशन कर दीजिए कि आपकी जो टोटल असेट्स है 1,50,000 है। अगर टोटल असेट्स आपकी 150 है तो टोटल लायबिलिटीज जो होगी वो भी 150 होगी। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट का टोटल मालूम चल जाता है कि टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज आपकी 150 है। अब आप टोटल असेट्स पता कर चुके हैं, आप रफ में लिख सकते हैं कहीं पे भी, जिससे कि आपको ये वैल्यू याद रहे कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको मेंशन कर रहा हूँ, ताकि हमें कोई भी वैल्यू अगर चाहिए हो तो हम यहाँ से ले सकें बाद में। जब आपका टोटल असेट्स कैलकुलेट हो चुका है, 4 पॉइंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर की बारी है और इन्वेंट्री टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर को हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कहते हैं और फार्मूला उसका COGS अपॉन एवरेज स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर COGS। अब पिछले वाले फॉर्मूले में या पिछले वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें COGS हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते थे, तो वहाँ पे हमने जो फार्मूला काम में लिया था वो लिया था नेट सेल। वहाँ पे हमने फार्मूला काम में लिया था नेट सेल अपॉन एवरेज स्टॉक, क्योंकि उस क्वेश्चन में हम COGS कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, GP दिया हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम COGS कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि COGS कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस GP। सेल्स माइनस GP इज इक्वल टू COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल सकते हैं, हमारी सेल्स है 450, क्वेश्चन में जो सेल्स दी हुई है वो 450 है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 90,000 क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली थी 450, GP लेस कर दिया 90,000, तो हमारे पास 360 जो आया वो COGS आ गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई COGS 360। तो यहाँ पे हम 360 COGS ले लेंगे। एवरेज स्टॉक हमारे पास है नहीं, स्टॉक टर्नओवर हमारे पास गिवन है। आपका इन्वेंट्री टर्नओवर को 8 टाइम्स दिया हुआ है तो 8/1 हो गया, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो एवरेज स्टॉक को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और 360 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये तो 360 आ जाएगा और 8 एवरेज स्टॉक आ जाएगा। जब एवरेज स्टॉक डिवाइड इज इक्वल टू करेंगे तो 360 यानी कि 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8, तो एवरेज स्टॉक जो होगा आपका वो आ जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8 45,000। तो आपका एवरेज स्टॉक इस तरीके से आएगा 45,000। जैसे ही आपका एवरेज स्टॉक आ जाए आप उसको बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के नाम से लिख सकते हैं 45,000, क्योंकि स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी कहते हैं यहाँ पे। तो आपके स्टॉक कैलकुलेट हो गया 40,000। तो आपने स्टॉक की जो वैल्यू थी वो बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेंट्री में लिख दी 45,000। चलिए अब आपने स्टॉक की वैल्यू लिख दी है, स्टॉक हमारे कैलकुलेट हो गया है। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और आगे का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम ACP यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड देखते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला है वो आपके होता है ये नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन
एवरेज रिसीवेबल, ये फार्मूला था। इसको आप देखिए, आप पहले डेटर्स टर्नओवर निकाल लीजिए, डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं। और डेटर्स टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होगा वो आप इस तरीके से काम में ले सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई ACP। डेटर्स टर्नओवर रेशो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशो है ये, और इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो 360 का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास जो है वो है 360, और यहाँ पे हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आपको दिया हुआ है, जिसे हम ACP कह रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो 360 हमारे पास है नंबर ऑफ डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारे पास 18 डेज है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20 आता है, यानी कि आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशो है वो होगा 20। तो इस तरीके से हमने डेटर्स टर्नओवर रेशो निकाल लिया 20। अब डेटर्स टर्नओवर रेशो का आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स हमेशा सेल्स पे बेसिस होते हैं, और डेटर्स का मतलब क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, या एवरेज रिसीवेबल भी कह सकते हैं आप उसको, रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल में मैं आपको बता देता हूँ, डेटर्स और BR दोनों लिए जाते हैं, डेटर्स भी लेने हैं आपको और BR है तो BR भी लेने हैं। एवरेज रिसीवेबल में आपको डेटर्स और BR दोनों को इंक्लूड करना होता है। तो अगर आपके पास डेटर्स है और BR है तो दोनों को इंक्लूड कीजिएगा। अब डेटर्स टर्नओवर अगर हम देखें तो हमारे पास रेशो गिवन है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 20/1। अब नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास है क्या, तो बिल्कुल हमारे पास है, हमने पहले निकाल के रख रखी है क्रेडिट सेल्स 3,60,000। तो हमारी जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो है 3,60,000, और एवरेज रिसीवेबल हमें लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल यानी कि डेटर्स जो आएगा वो आ जाएगा 20 एवरेज रिसीवेबल, और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 360 रहेगा। तो एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20। तो एवरेज रिसीवेबल जो आएगा आपका, यानी कि जो डेटर्स आएगा वो आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा आपका 18,000। तो आपका जो डेटर्स आया है वो है 18,000, इसे आप डेटर्स भी कह सकते हैं और एवरेज रिसीवेबल भी कह सकते हैं 18,000। अभी तक हमारे पास फिक्स असेट्स भी नहीं है, करंट असेट्स भी नहीं है, लेकिन हम एवरेज रिसीवेबल निकाल चुके हैं, यानी कि डेटर्स निकाल चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पॉइंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब करंट रेशो और लॉन्ग टर्म रेशो को देखा जाइए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, और आगे हम देखते हैं कि करंट रेशो का जो फॉर्मूला है CA/CL होता है। मेरे पास CA है क्या, मेरे पास पूरी तरह से CA नहीं है और CL भी नहीं है। तो जब CA नहीं है, CL नहीं है, तो करंट रेशो सॉल्व नहीं हो सकता। आप फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन में, आपके पास CA है, भाई करंट रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है CA/CL। करंट रेशो इज इक्वल टू CA/CL। तो CA का मतलब यहाँ पे करंट असेट्स है और CL का मतलब है करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ये फार्मूला होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला रेशो सॉल्व कर सकते हैं, करंट लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी। तो देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी, ये सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। मैंने आपको बताया था फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट है और सेकंड जो है इक्विटी है। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट मेरे पास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए इक्विटी आपको गिवन है 75,000, तो यहाँ पे आप 75,000 जो इक्विटी है वो लिख सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको दिया है 40%, यानी कि 40/100। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 लॉन्ग टर्म डेब्ट और 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 75,000 इंटू 40, और लॉन्ग टर्म डेब्ट के अपॉन में चला जाएगा ये 100। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म डेब्ट जो आएगा
वो आपका हो जाएगा 75,000 इंटू 40/100, जो की वैल्यू होती है 30,000। तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट इस तरीके से आ जाएगा 30,000। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आप लिख देंगे 30,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कहते हैं हम। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एक ही बात थी आपके पास, 30,000। अब 150 में से लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी दोनों को लेस कर दीजिए तो आपके पास करंट लायबिलिटीज आ जाती है। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आप बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो 1,50,000 में से आप 75 और 30 को लेस कर दीजिए तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा 45,000। इसका मतलब आपके पास जो करंट लायबिलिटीज है वो है 45,000। आप इसको कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो आपके पास टोटल लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटीज है वो है करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे आपको इक्विटी दी हुई है 75,000 क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपने कैलकुलेट कर ली जो है आपके पास 30,000 और करंट लायबिलिटीज है नहीं। बैलेंस शीट का टोटल आपको गिवन है 150। तो जब ये दोनों इधर आएंगी तो CL प्लस ये हो जाएगी 1,05,000 और यहाँ पे CL इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 1,05,000। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 45,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। तो आपकी करंट लायबिलिटीज जो आएगी वो 45,000 होगी, जिसे आप मैंने आपको बताया इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बैलेंस शीट के टोटल में से अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इक्विटी दोनों को लेस कर दें तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है आपका। और इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, हमारे पास करंट लायबिलिटीज नहीं थी तो अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ गई। तो आप करंट रेशो सॉल्व कर सकते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे आपको करंट रेशो दिया हुआ है 1.6:1, यानी कि आपकी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज है आपके पास तो करंट लायबिलिटीज में आप करंट लायबिलिटीज की वैल्यू फिल कर सकते हैं बैलेंस शीट में से 45,000। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू करंट असेट्स और यहाँ पे 45,000 इंटू 1.6। तो 1.6 से आप 45,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45,000 इंटू 1.6 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 72,000। और करंट असेट्स, तो करंट असेट्स आपकी हो गई 72,000। अब करंट असेट्स में क्या क्या आता है, तो कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री। करंट असेट्स में आपको बता दूं कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री का टोटल था, इसमें से आप डेटर्स और इन्वेंट्री लेस कर दीजिए तो आपके पास कैश आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कैश आप बैलेंसिंग फिगर से ले सकते हैं। करंट असेट्स का टोटल था 72, तो 72 में से आप 18,000 और 45,000 लेस कर दीजिए। तो 18,000 और 45,000 लेस करने के बाद 9,000 जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका कैश हो जाएगा। अब फिक्स असेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 150 में से 72,000 जो करंट असेट्स है ये लेस कर दीजिए। भाई ये जो करंट असेट्स है, टोटल करंट असेट्स ये जो आई है आपकी टोटल करंट असेट्स 72,000, अगर आप इसको लेस कर देंगे तो जो बचेगा 150 में से आप लेस कर दीजिए इन तीनों को। 150 में से आप इन तीनों को लेस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस शीट में बच जाएगा 78,000, ये आपका फिक्स असेट्स होगा। इसे आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं कि 150 में से आप इन तीनों चीजों को लेस कर दीजिए। 150 में से अगर आप इन तीनों चीजों को लेस कर देंगे तो आपकी जो टोटल फिक्स असेट्स बचेगी वो बचेगी 78,000। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होंगी। और इन फॉर्मूले पे अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो ये फॉर्मूले भी आपको लर्न हो जाएंगे। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, जो आपकी प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम निश्चित रूप से जल्द सॉल्व करके उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।